नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार और आप बेहद स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से, यानी कि एनसीएफ 2005 से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या जूनियर सुपर टेट हो, आपको यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उत्तरण है वो किससे हुआ है, यानी कि एनसीएफ जो लिया गया है वो किससे उद्धृत हुआ है। तो ये लिया गया है सभ्यता और प्रगति से। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब सभ्यता और प्रगति से लिया गया है तो दिमाग में आया होगा कि सभ्यता और प्रगति है क्या। तो जो सभ्यता और प्रगति है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध संग्रह है दोस्त, यहीं से लिया गया है 2005 की रूपरेखा का उदाहरण। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशों के अंतर्गत क्या आता है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा है उसके अंतर्गत ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही है। पढ़ाई जो है वो रटन प्रणाली से मुक्त हो, एकदम सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये भी बात सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है इसके तीनों तथ्य है एकदम सही हैं। याद रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनके विषय में सत्य कथन है। यहाँ लिखा है पहले में पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, एकदम गलत है, क्योंकि हमें बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है एनसीएफ। अधिगम प्रक्रियाओं के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखनी चाहिए, गलत है, समझ वाली अवधारणाओं को रखनी चाहिए। ऐसे अधिभावन पहचान की अवहेलना करनी चाहिए और राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो, अवहेलना नहीं करना, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। स्कूल में से प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना ही एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। तो सीखना जो है वो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ए ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। तो जो शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता है वो है अभिरुचि के अनुरूप, यानी कि जब बालक इंटरेस्टेड होगा किसी चीज़ को पढ़ने के लिए तभी मोटिवेट करेंगे उसको उस चीज़ में कि और ज़्यादा वो इस चीज़ के बारे में क्रिएटिविटी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करे, इसीलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है। योग जरूरी है, औपचारिक खेल जरूरी है, अनौपचारिक खेल। तो बच्चे की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए ये सभी पहलू जरूरी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक जो है एज ए फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, आप कह सकते हैं कि एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, ए ऑप्शन एकदम सही है। जो बालक को उत्प्रेरित करे पढ़ने के लिए, जिज्ञासु बनाए उसे जो है क्रिएटिविटी थिंकिंग को डेवलप करे, तो इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो इसमें जो है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, वो अनेकों प्रकार से जो है सीखने की प्रक्रिया को अपने डेवलप करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को
शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए? तो जो भाषाई अल्पसंख्यक वाले बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है वो स्वयं उनकी मातृभाषा में देनी है। मदर टंग में शिक्षा जब हम देंगे बालक को तो जो उसकी बोली होती है वो घर और वातावरण से जो बोली को अटैच करके हम विद्यालय में कंबाइंड करके पढ़ाएंगे, कंज्वाइंट करके पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो है खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। तो जो ये विभिन्न शिक्षा शास्त्र हैं, जब आप खुले मंच पर या कह सकते हैं आप संगोष्ठी विचार व्यक्त करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये सामूहिक निर्णय के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ साथ जो है आप जो है एकल निर्णय में भी बहुत तीव्र होंगे। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो एकल निर्णय होगा। स्वयं आप निर्णय लेने में तीव्र हो जाएंगे, स्वयं आप अपने किसी भी कार्य को आप जिसमें डिसीजन लेने में परफेक्ट हो जाएंगे, एक ही झटके में आप उस बारे में डिसीजन ले लेंगे कि यह सही है या गलत। इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो बच्चों का आकलन जो करना है वो दैनिक गतिविधियों के आधार पर करना है। बी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि जो CCE है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वो कहता है कि जो बालक का जो मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक चलना चाहिए। सतत का मतलब निरंतर, लगातार, और व्यापक का मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो, सभी पक्षों का हमें मूल्यांकन करना है, तभी जो बालक का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं हैं उनमें जो सृजनशीलता के अध्यापन की बात करना वो एकदम बेकार है। क्रिएटिविटी थिंकिंग की जो अध्यापन की बात है वो निरर्थक है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो क्या दर्शा रहे हैं? मान लीजिए कोई बच्चा आपके अधिकांश जो है क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और उसमें से लगभग 50% बालक जो है आने वाले एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, तो ये आपकी असफलता है, यानी कि स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। सिस्टम फेल हुआ है, बालक कभी भी फेल नहीं होता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो गणित शिक्षण का लक्ष्य है वो तार्किक ढंग से सोचना, बात सही है। अमूर्त योग्यता का निर्माण करना, ये भी बात सही है। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये भी बात सही है। तो गणित शिक्षण का जो लक्ष्य है वो उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना होता है उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो वस्तुनिष्ठ हैं। आप देख रहे हैं आज जो परीक्षाएं हो रही हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछने का लाभ क्या है? एक तो मैं आपको बता दूं कि इसके मूल्यांकन में चाहे मैं मूल्यांकन करूं या आप मूल्यांकन करें या कोई अन्य मूल्यांकन करे, अगर प्रश्न सही है तो उसका एक ही नंबर मिलेगा, यानी कि वैधता और विश्वसनीयता इसमें प्रबल होती है। इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन ऑफ रिसर्च की बात कर रहा है। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो नवीन ज्ञान की खोज करना है, शैक्षिक परिस्थिति में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास करना है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो एनसीएफ 2005 है यह तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा के हेतु प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो RTE एक्ट 2009 जिसके अनुसार प्रत्येक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे जो है वो कार्य निर्धारित किए गए हैं। अब RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों को कंपलसरी जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में
6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या करना है? तो जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए करना है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए? तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे, यानी कि प्रेक्षण के आधार पर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो जो मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है वो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, जबकि एनसीएफ कहता है कि बालक को जो हमें शिक्षा देना है वो उसकी मातृभाषा मदर टंग में देना है। याद रखिएगा। बात आई है मातृभाषा शिक्षा की, तो बता दें कि मातृभाषा शिक्षा का जो पुरजोर समर्थन करने वाले थे वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने 1937 में वर्धा में इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसे हम बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एकदम सही है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, यह भी बात सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, तो जो एनसीएफ 2005 है उसने ज्ञान की संरचना पर बल दिया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में क्या नाम है? तो जो राजस्थान में इसका नाम है वो है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में से प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, ये बात गलत है दोस्त, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की क्या की जाए, पूर्ति की जाए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूल्यांकन से अभिप्राय है, तो जो मूल्यांकन से अभिप्राय है वो है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, तभी तो हम नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी कमियों को दूर करेंगे। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वे है राष्ट्र परीक्षा में लचीलापन। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो इनमें जो सम्मिलित नहीं है वे है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। बालक को जब हम पढ़ाते हैं तो परीक्षा बाह्य एजेंसियों से ना लेकर स्वयं ही परीक्षा को लेने की बात करता है एनसीएफ, इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो जो महत्व दिया गया है वो है बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को। सी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 का उदाहरण निम्न में से किससे हुआ है? तो जो हुआ है वो सभ्यता और प्रगति से हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध संग्रह से। मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा। ये थे आज के कुछ दमदार क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? जो कि एनसीएफ का एकदम सुपड़ा साफ किए हैं। एनसीएफ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे जहां से भी सारे इस टॉपिक में हमने कवर किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें, ताकि काफ़ी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आगे आने वाली परीक्षा में निश्चित सफलता पाने के लिए आप वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।